इग्नू में आप सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो ये कोर्स है ये है BEGE 143, जिसमें हम शायरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्लॉक 3 है, जिसमें हम इंडियन इंग्लिश पोइट्री कर रहे हैं। अभी तक हम नसीम इजिकल, यूनिस डिसूजा, A.K. रामानुजान और जयंता महापात्रा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। जैसे कि हम आपको पहले ही बोल या इस बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि जो नसीम इजिकल है, he is being called, some critics call him one of the founders of modern Indian English poetry. Even some critics go on to extent describing him the father of modern Indian English poetry. तो उसके बाद हमने यूनिस डिसूजा जो है, यूनिस डिसूजा और जयंता महापात्रा, they more oftenly talk about societal issues in their works. A.K. Ramanujan is not behind in that category. A.K. Ramanujan जो है, ये भी सोसाइटल इशू जितने भी हैं, ये भी उनके बारे में अपने रीडर्स को आगाह करते हैं। तो अब जो ये है नसीम इजिकल, यूनिस डिसूजा, A.K. रामानुजान, जयंता महापात्रा, ये जब हम इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं, ये स्टॉलवर्ट्स हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री के। तो आज हम नजर दोहराएंगे अरुण कोलटकर और आगा शाहिद अली के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम दिलीप चित्र और के.एन. दोरोवाला की पोइट्री का जायजा लेंगे। तो जहां तक अरुण कोलटकर की बात हम करेंगे, तो अरुण कोलटकर एक दो लिसानी शायर जिन्होंने अपनी मादरी जुबान मराठी और अंग्रेजी में यकसां तौर पर अच्छा लिखा है। वो मुसव्विर भी थे और मुतरजम भी। कोल्हापुर महाराष्ट्र में पैदा हुए कोलटकर बरतानवी हिंदुस्तान में पले बढ़े और उन्होंने नई कौम के तुलू होने का मुशाहिदा किया। इस लिहाज से वो इन खदशात को जानते थे जिन्होंने कौम की तामीर के मरहले में मुल्क को परेशान कर रखा था। 1947 में इन्होंने मैट्रिक किया और 1949 में फनून लतीफ़े के हसूल के लिए मुंबई के जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। कोलटकर एक मुसव्विर बनना चाहते थे और मुसव्विरी में अपनी किस्मत आजमाई करते थे, लेकिन जल्द ही इश्तिहारात की तरफ बढ़ गए। इन्होंने इश्तिहारी फर्मों के लिए काम करने वाले एक कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया और जिंदगी में ही संजीदगी से शायरी लिखना शुरू किया। एक बार जब इसने शायरी को अपने बुनियादी दिलचस्पी के लिए मुंतखब किया, कोलटकर ने तनकीदी तौर पर इस अंदाजा का जायजा लेना शुरू किया जिसमें हिंदुस्तानी मुआशरा सार्फियत और पैसा कमाने की तरफ बढ़ता है। नव आबादियाती दौर के बाद का हिंदुस्तान खारजत पसंदाना रवैया इख्तियार कर रहा था, जहां वो लोग जो इनफरादी कामयाबी और मुनाफा के नजरियात पर यकीन नहीं रखते थे, तेजी से किनारा कश होकर रह गए थे। इंसाफ और मसावत के नारे बुलंद करने के दिन गए। माबद नवबादियाती हिंदुस्तान की गुफ्तगू एक खास किस्म की तरक्की पर मबनी थी, जिसका मकसद अमीरों और ताकतवरों के लिए था, न कि गरीबों और नादरों के लिए। यह हकीकत कोलटकर जैसे हसास अदीबों में ज्यादा वाज़ेह होगी, जिन्होंने अपनी शायराना मशक के जरिए इख्तियारात के मरकज को चैलेंज करने के लिए उसे अपने ऊपर ले लिया। तो डियर लर्नर्स, जब हम अरुण कोलटकर की बात करते हैं, एक्चुअली और जो ये अरुण कोलटकर है, ये ही वाज अ बाइलिंगुअल पोएट। मतलब ये है कि वो दो जबानों में शायरी लिखते थे। एक उसकी मदर टंग है, मादरी जबान जिसको हम बोलते हैं मराठी, और दूसरी जो लैंग्वेज जिसमें वो पोइट्री लिखते थे वो इंग्लिश थी। ही वाज एन आर्टिस्ट और उसके साथ साथ एक ट्रांसलेटर का भी काम कर रहे थे। तो जहां तक इसकी पैदाइश की बात है, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, जहां ये तब की बात जब ये इसकी जो पैदाइश हुई थी वो 1932 में हुई थी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया, जिसको हम नॉर्मली जब प्री इंडिपेंडेंस एरा के नाम से जानते हैं या कॉलोनियल एरा के नाम से भी जानते हैं या ब्रिटिश सिंपली ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वही दौर था जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज यानी कि इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे। तो 1932 में इसकी जो पैदाइश हुई थी वो महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम कोल्हापुर है।
तो अब यहाँ पे ये बात मुनासिब आप ये मैं मुनासिब समझता हूँ आपके साथ शेयर करना कि इसने देखा था, यानी कि जब हम कोलटकर की बात करते हैं, इसने देखा था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे, यानी कि वो दौर भी इसने देखा था। तो फिर उसी हाल में वो पले बड़े थे, उन्होंने देखा था। और फिर लेटर ऑन इसने कुछ पोएम्स, इसने कुछ राइटिंग्स जो इसके काम है, उसने भी वो जो ब्रिटिशर्स का दौर यहाँ पे चल रहा था उसके बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है। तो 1947 की बात है, एग्जैक्टली द सेम ईयर व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, ही एक्चुअली डिड मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं जमात का जो इम्तिहान होता है, यानी कि 10वीं जमात का जो इस 10वीं जमात का एग्जाम इन्होंने पास किया था 1947 में। फिर 1949 में इन्होंने एक स्कूल में दाखिला लिया था जिसका नाम था जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये मुंबई में ही एक स्कूल है। फाइन आर्ट्स पे तालीम दी जाती है। एक्चुअली कोलटकर का एम था कि ये आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि आर्टिस्ट, यानी कि जैसे कि ये पेंटिंग का काम करना चाहते हैं। बट पेंटिंग के साथ साथ फिर इसने जब इसको लगा कि फिर ये एडवर्टाइजिंग की तरफ चला गया, जो भी एक इट्स एडवर्टाइजिंग भी एक आर्टिस्ट का भी का ही काम होता है। तो फिर लेटर ऑन ही realized that there is some scope for him in this profession which we call आर्टिस्ट, यानी कि पेंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो फिर इसने कुछ फर्म्स के लिए भी एडवर्टाइजिंग का काम स्टार्ट किया था। तो लेकिन लेटर ऑन ही केम टू नो एक्चुअली ये पोइट्री जो है एक्चुअली ये यानी कि पहले से इसका जो रुझान था वो शायरी की तरफ था। एंड इट वाज लेटर ऑन जब ये काम कर रहे थे, ये एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे थे, तो साथ साथ में फिर इन्होंने पोइट्री लिखना भी स्टार्ट की, यानी कि शायरी पे भी इन्होंने बहुत जोर दिया। and later on he thought ki this is yani ki he could write poems which are mature, which contains wit, wisdom, intellect, which are rational in character। तो फिर इसने फिर शायरी की तरफ आया और फिर इसने शायरी पे बहुत जोर दिया। तो फिर जब इसका इंटरेस्ट यानी कि शायरी की तरफ बढ़ रहा था, तो फिर इसने ज्यादा टाइम जो इसका था वो एक्चुअली शायरी में ही इन्होंने शायरी पे ही ज्यादा ये जोर दे रहे थे। तो अभी हम बात कर रहे थे कोलटकर की कि एक्चुअली बरतानिया जब इंडिया पे राज कर रहे थे तब ये एक्चुअली तब की यानी कि इसने फिर कुछ थीम्स ऐसे अपनी इश्यूज जो थे, यानी कि आइडेंटिटी इश्यूज के रिलेटेड फिर इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी। या इवन ब्रिटिश राज के ब्रिटिश जो राज कर रहे थे इंडिया पे उसकी नुक्ताचीनी भी इन्होंने की। तो अब इसकी एक्चुअली जब हम अरुण कोलटकर की बात करते हैं, तो अरुण कोलटकर का जो फुल नेम है वो है अरुण बाल कृष्णा कोलटकर। नाउ यू नो कि ही वाज बोर्न इन कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। तो जब हम इसकी पोइट्री की बात करते हैं तो इसको एक्चुअली इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पोइम्स इसने पब्लिश की है। इसको शायरी के लिए कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज भी मिला है, यानी कि इसको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज एक अवार्ड दिया जाता है पोइट्री में। स्पेशली ही गॉट दिस प्राइज इन 1971, यानी कि 1971 में अरुण कोलटकर को शायरी की बेस पर इसको किस अवार्ड से नवाजा गया था? कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। इसके बाद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा था 2005 में। तो एक्चुअली इस जब हम नज़म इसकी एक पोइम है जिसका नाम है, ये नज़म जो है अजमल और टाइगर्स, ये एक इम्पोर्टेंट पोइम है। ये जो ये पोइम है ये एक्चुअली इसकी एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, बुक एक जिसका नाम जिजूरी है। जिजूरी is a collection of poems which is written by Arun Kolatkar. Actually, this title is very interesting. Remember the name of the book, that is Jijuri. Actually, he deliberately chose this title for this book, Jijuri. So, अब उसी में से एक ही पोएम है अजमल और टाइगर्स, अजमेर और टाइगर्स। लेकिन इस ये जो जब हम इस जिजूरी की बात करते हैं, एक्चुअली यू विल हैव टू रिमेंबर there is an interesting story behind this title. Why Arun Kolatkar choose this title Jijuri?
एक्चुअली जब हम जजूरी की बात करते हैं, जजूरी इज अ सिटी इन महाराष्ट्र, यानी कि पुणे में एक जगह है जिसका नाम है जजूरी। तो उसी जगह पे, यानी कि अब इस जगह की इतनी क्या सिग्निफिकेंस है, इतनी अहमियत की ये जगह है कि एक राइटर और कोलटकर जो राइटर है, जो पोइट है, उसने अपनी बुक का नाम एक सिटी के बेस पे रखा है, जिजोरी, यानी कि एक पुणे में एक सिटी है जिसका नाम जिजोरी है। लेकिन जिजोरी, इट ऑक्यूपाइज एन इंटरेस्टिंग रादर एन इम्पोर्टेंट प्लेस। जब हम हिंदूज की बात करते हैं, एक्चुअली वहां पे एक टेम्पल है विच इज सैक्रेड फॉर हिंदूज, एंड दैट टेम्पल इज कॉल्ड खांडोबा। ये जो एक टेम्पल है, मंदिर है, एक्चुअली यानी कि ये जो यहाँ पे जो इंडियन मोस्टली पीपल हु आर लिविंग इन महाराष्ट्र, देयर इज दिस टेम्पल, दे गो देयर, दे विजिट दिस प्लेस मोर ऑफन। तो एक रिलीजियस यानी कि कनोटेशन है इसकी, यानी कि रिलीजियस, दिस प्लेस is having a religious significance. So it is in that context Arun Kolatkar choose this topic, this title, Jijori, for his collection of poems. तो इसमें बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं इस जजोरी बुक में। एक्चुअली अब ये जजोरी है, अब हम आपको बोल चुके हैं कि ये यहाँ पे एक खंडोबा मंदिर बना है। एक्चुअली ये एक लॉर्ड, यानी कि जो इट्स अ गॉड इन इंडियन मिथोलॉजी। जब हम जब हम हिंदूज की बात करते हैं तो वो यहाँ अक्सर जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे एक सेक्रेड टेम्पल बना है जिजोरी की सिटी में, जो पुणे में है। और अब एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली पोइट ने, अरुण कलोटकर ने इस सिटी का दौरा किया था 1964 में। यानी कि वो बीइंग अ हिंदू, he he thought कि it's mandatory for him to visit this place, because countless people are offering their prayers at this very particular temple. So one day अरुण कोलटकर thought कि अब ये भी इस जगह पे जाना चाहता था। तो अब ये 1964 में जिजोरी के मकाम पे गया था, जहाँ पे एक टेम्पल है, एक मंदिर बना है। तो एक्चुअली अब जब 1964 में जब ये गया था, तब से लेके जब तक ये वापस आया, इसने क्या क्या वहां पे देखा, इसने फिर उन सब चीजों को कैप्चर किया। जितने भी इवेंट्स, जितनी भी चीजें इसने वहां पे देखी है, उन चीजों को फिर इन्होंने पोइटिक फॉर्म में हमारे सामने लाया। तो एक्चुअली जब when you look at this poetic collection called Jijuri, this actually opens with a poem, and the title of the poem is The Bus। यानी कि बस के नाम से इस पोइम, एक पहली जो पोइम इस जिजोरी की कलेक्शन में है, वो एक पोइम का टाइटल अरुण कलटकर रखता है, द बस। एक्चुअली व्हेन यू रीड दिस पोइम द बस, तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें आपको यानी कि यहाँ से नजर आता है आपको कि अरुण कोलटकर एक्चुअली अब वहां की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अब जा रहा है जिजोरी की तरफ, लेकिन एक बस में जा रहा है। वहां पे बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं जिजोरी के मंदिर में। तो अब वो भी इन्हीं के साथ जाते हैं, जो पोइट अरुण कोलटकर हैं। बिकॉज अभी यहाँ पे जब हम पोइम की बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे नरेटर की बात करते हैं, वन हु स्पीक्स, one who apprises us about events, incidents which he had witnessed यानी कि during his visit towards this temple called खंडोबा which is in जिजोरी। तो बस में फिर जब आप इस पोइम का मुताला करते हो, द बस का, तो एक्चुअली जब हम अजमेर और टाइगर्स की बात करते हैं, ये भी उसी पोइम के एक कलेक्शन से लिया गया है जिसका नाम जिजोरी है। तो एक्चुअली पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे वो जिजोरी के बारे में। उसी जिजोरी में एक जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसी में से एक पोएम हमारे लिए रखी गई है, अजमेर और टाइगर्स। लेकिन इसमें जो कलेक्शन है, इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं। इसमें द बस की अभी हम बात कर रहे थे। तो जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, तो एक्चुअली आपको अरुण कलटकर हमें वो जो ये स्पीकर होता है, नरेटर होता है, वो हमें बोलता है कि एक बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो दर्शन करना चाहते हैं, जिजोरी मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं, अब वो जा रहे हैं, अब वो बस में इन्होंने कयाम किया है, बस निकल रही है जिजोरी की तरफ से। तो एक्चुअली इस पोएम, जब आप द बस पोएम का मुताला करते हो, यहाँ पे एक्चुअली जो अरुण कोलटकर है वो हमें इस पोएम में दिखाता है कि
बस में जो ट्रैवल करने अब ये जो पिलग्रिम्स जा रहे हैं इस मंदिर की तरफ, तो फिर वो हमें बोल रहे हैं कि एक्चुअली सर्दी का मौसम होता है, ठंड बहुत होती है, और नाइट का टाइम होता है जब ये बस निकलती है जिजोरी मंदिर की तरफ। बहुत सारे इसमें आदमी होते हैं, बंदे होते हैं जो एक सेक्रेड प्लेस की तरफ जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये वैसी है जैसे जॉफ्री चौसर की बात करते हैं हम, जफरी चौसर या इवन जफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स हैं, उसमें भी वो हमें एक्चुअली कुछ करेक्ट एक, जैसे वो हम पे भी 20 यानी कि मोर देन 20 पीपल दे आर इन अ ग्रुप एंड दे वो एक यानी कि सेक्रेड प्लेस की तरफ जाते हैं। फिर उनकी कहानी जफरी चौसर हमें यानी कि बोलता है कि फिर वो एक सेक्रेड प्लेस की तरफ जाते हैं, एक सेक्रेड जर्नी होती है। यानी कि वैसे ही एंटरप्राइज में हमें जो निस्सी म्यूजिकल है वो भी हमें एक यानी कि उस सेक्रेड जर्नी के बारे में लिखता है कि जो लोग हैं वो एक दर्शन करना चाहते हैं, एक पाक जगह जाना चाहते हैं जो अपने उनके मजहब के हिसाब से होती है। वैसे ही द बस में अब ये यात्री जो जा रहे हैं, ये जो ये बंदे अब दर्शन करने जा रहे हैं, अब एक्चुअली कैप्चर किया है और उनका कलेक्ट करने पहले से ही जो ये पिलग्रिम्स बस में आए, अब वो आपको डिस्क्रिप्शन देता है कि जो ही ये बस निकल पड़ी, यानी कि सर्दियों का मौसम था, रात का समा था, और फिर वो लेटर ऑन यानी कि वो जब आप इस पोइम का बड़े अच्छे से मुताला करते हो, फिर आपको लगता है कि ये जो यात्री बस में सवार होते हैं, बस इस बस में जो यात्री अब निकल पड़े हैं, यानी कि एक मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। तो एक्चुअली इन दिस पोएम ये जो एक कोलट करे वो हमें दिखाता है कि इट वाज एन सॉर्ट ऑफ एन अनकंफर्टेबल जर्नी बिकॉज द रोड्स वर बम्पी, एक्चुअली जो बस है इसमें लाइट सिस्टम का भी उतना ख्याल नहीं था। इवन बहुत सारी हर्डल्स इनको रोड में भी आए, यानी कि सफर दूर तक था तो ऑब्वियसली फिर मंजिल दूर तक थी। तो लेकिन अब ये इसमें आपको बहुत यानी कि एक डे टू डे इवेंट्स के बारे में आपको यानी कि और उनको लौटकर इन्फॉर्म करता है कि ये चीजें जो ये सेक्रेड पिलग्रिमेज जो पिलग्रिमेज है, अभी it was a sort of a sacred journey. The people were going for this sacred journey towards this temple called Khandoba, which is obviously in Jijori, Pune, Maharashtra. तो फिर उसके बाद एक और पोएम के बारे में इसी कलेक्शन ऑफ पोइट्री जिसका नाम जिजोरी है, प्रीस्ट द पोएम इज टाइटल्ड एज द प्रीस्ट। इस पोएम में आपको प्रीस्ट के बारे में, जो पादरी होता है, जो एक्चुअली जो वन हु हेड्स द टेंपल, तो फिर उसके बारे में हमें कोलट कर यानी कि जो नरेटर होता है वो हमें इन्फॉर्म करता है कि इसका एक जो यानी कि जो बंदा इसको हेड करता है इस टेंपल को, फिर बंदे उसके पास जाते हैं, उसके साथ हैंडशेक्स करते हैं, फिर वो यानी कि फिर जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली यानी कि द मैन दिस प्रीस्ट इज नाउ हेडिंग दिस टेंपल, तो पीपल वुड लव टू मीट हिम। तो उसके बाद एक और पोएम इस कलेक्शन में है जिसका टाइटल है द प्रीस्ट सन। तो या दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएम, द प्रीस्ट सन। इस यानी कि यहाँ पे कोलट कर बोलता है कि जो द प्रीस्ट सन जो है, ही इज नॉट अ प्रीस्ट, यानी कि कहने का मतलब कोलट कर का है कि ही इज नॉट इवन डिवोट हिंदू। तो लेकिन अब ये है कि जो प्रीस्ट का जो इसका प्रीस्ट का ये सन है, अब इसकी क्या ड्यूटी होती है, ही टेक्स टूरिस्ट्स पिलग्रिमेज ऑन डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेंपल। यानी कि अब यू यानी कि जब एक बंदा, जब आप पिलग्रिमेज पे जाते हो, जैसे ये जिजोरी की तरफ जा रहे हैं, तो प्रीस्ट सन की ड्यूटी क्या है, वो जितने भी विजिटर्स होते हैं, जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं, जितने भी टूरिस्ट्स होते हैं, अब जो ऑब्वियसली वो फिर प्रीस्ट जो होता है, प्रीस्ट वो अपने बेटे को बोलता है कि ये जो ये पिलग्रिम्स आए हैं इनको आप डिफरेंट जगह पे ले जाओ, उन जगहों की इनको अहमियत बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ। तो उसके बाद एक और पोएम इसी में आपको मिलती है जिसका टाइटल है अल्लो टेंपल। इस अल्लो टेंपल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, Jijori, it is having number of poems. It's a collection of poems. तो उसको उन पोएम्स जो बहुत सारी पोएम्स उनको फिर एक ही फॉर्म में रखना, उनको एक बुक में पब्लिश करना, तो फिर उस पब्लिकेशन पे फिर टाइटल देना जिसका नाम जिजोरी रखा गया है। तो इसमें आपको बहुत सारी पोएम्स मिलेंगी, लेकिन ये इट्स रिलेटेड टू द जर्नी। तो उसके बाद अल्लो टेंपल में आपको जो देखने को मिलता है, एक्चुअली इन दिस पोएम
Kolatkar is highlighting this temple, Khandoba temple, which is in Jijori. Actually जो इसमें नरेटर होता है वो हमें बोलता है कि ये जो एक टेम्पल है इसमें लाइटिंग सिस्टम, सीलिंग लाइटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, वो नहीं है। और उसकी वजह से जो पिलग्रिम्स होते हैं उनको दुश्वारियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उनको वो अच्छी से यानी कि देख नहीं पा रहे हैं उन जगहों को, उन पत्थर को जो वहां पे टेम्पल में है। तो फिर वो बोलते हैं इस पोएम में कि जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो इस जर्नी पे आए होते हैं, उनको लाइटिंग यानी कि वो मैट स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर बहुत सारी स्टोन्स को देखने के लिए, बहुत सारे पत्थर देखने के लिए। तो उसके बाद एक और पोएम इसी कलेक्शन में है जिसका नाम है मैकरंड। तो इस पोएम में एक्चुअली नरेटर खुद के बारे में लिखता है, खुद के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। यानी कि इस पोएम में जिसका नाम मैकरंड है, इसमें हमें पता चलता है जो नरेटर होता है, ऑब्वियसली इट्स सॉर्ट ऑफ एन autobiographical poem, so it's Kolatkar speaking about his own self, about his own ideology. तो in this poem you would come to know actually जो Kolatkar है, he was a man of rationality. He believed in pragmatism. He was a man who possessed scientific temper. He always looked at things objectively. यानी कि इस पोएम में आपको मैकरंड, जो एक और पोएम इसी कलेक्शन में है, कोलटकर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअली इसमें आपको पता चलता है कि ये जो एक कोलटकर है, ये एक्चुअली साइंटिफिक टेम्पर रखता है। ही इज नॉट अ यानी कि डिवोट रिलीजियस माइंडेड मैन। तो वहां पे एक्चुअली फिर वो यानी कि वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि जब कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज्यादा वो आपको इररिलीजियस दिख रहे होंगे, तो वैसे ही यानी कि उनको वो फेथ पे डाउट करते हैं। तो वैसे ही मैकरंड में आपको उलट कर दिखते हैं। एंड एक्चुअली इंटरेस्टिंगली उस यानी कि इस दर्शन की तरफ जब ये जाते हैं, अब सेक्रेड पिलग्रिमेज होती है, तो इसी में जो कोलटकर होते हैं वो एक्चुअली अपना डिसबिलीव दिखाता है, एक्चुअली अपना यानी कि वो टेम्पर आपको दिखाता है कि वो रिलीजियस माइंड उतना नहीं है जितना मे बी बाकी जो पिलग्रिम्स इस जर्नी पे है। तो उसके बाद एक और पोएम इसी कलेक्शन में आपको मिलती है, एन ओल्ड वुमन। तो इस ओल्ड वुमन के बारे में आपको कोलटकर दिखाता है कि इसी जिजोरी के आसपास एक औरत, उसको वो कंटिन्यूअसली देखते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं, वो उनको बोलते हैं कि वो आपको वहां की तरफ लेगी, वहां आपको ये जगह दिखाएंगी, सेक्रेट जगह दिखाएंगे, लेकिन उनको कुछ पैसे दे वो यानी कि सेक्रेट यानी कि जो सेक्रेट जर्नी में जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो लोग इस जर्नी पे होते हैं, उनसे वो पैसे मांगते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो यानी कि सॉर्ट ऑफ जैसे आप देखते हो मोस्ट ऑफ द जितने भी सेक्रेट प्लेसेस होती है, वहां पे यूजुअली आप ये देखते हो कि लोग जो होते हैं, दे आस्क फॉर दिस आर्म्स, यानी कि दे आस्क फॉर मनी, दे बिलीव कि पीपल आर नाउ ऑन दिस होली जर्नी, तो अब कम से कम वो हमें पैसे देंगे। ये आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू विजिट एनी होली श्राइन, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो श्राइन के बाहर आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, वो पैसे मांगते हैं आपसे, या किसी वो ऐसे आपको बोलते हैं कि हम उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इस पोएम में एन ओल्ड वुमन, इसमें आपको वही प्रॉब्लम कोलटकर हमारे सामने लाते हैं। तो फिर एक और पोएम इसी कलेक्शन में, हार्ट ऑफ रूइन। तो इसमें आपको थोड़ा सा जिजोरी में जो ये मंदिर है, इसमें थोड़ा सा वो कोलटकर दिखाता है कि ये जो मंदिर है एक्चुअली it needs renovation, तो एक्चुअली इट्स इन ruined state। तो उसके बाद एक और पोएम है, द रेलवे स्टेशन। फिर लास्ट जब कोलटकर अब बाहर निकलता है, फिर हमें इस पोएम में दिखाता है हमें कि देयर इज दिस रेलवे स्टेशन नियर बाय दिस टेम्पल कॉल्ड खंडोबा व्हिच इज इन जिजोरी। तो फिर हमें रेलवे स्टेशन के बारे में दिखाता है, क्योंकि यहाँ से तो वो बस में गए थे। अब कोलटकर अब अनकंफर्टेबल जर्नी थी, even he hadn't enjoyed this bus traveling, this bus journey I should say, actually बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आई। तो अब वो ट्रेन का इंतजार कर रहा है कि वो ट्रेन कब आई, फिर वो ट्रेन में वापस घर की तरफ जाएंगे। तो जब हम फिर इसी
एक और जो इसमें नज़म लिखी गई है वो है अजमल और टाइगर्स, मजमुआ जजोरी से ली गई है और आयत में बयानियां बनाती है, ये वर्स फॉर्म में है। जैसा कि जिक्र किया, जैसे कि हमने जिक्र किया है कि जो जो जजोरीज है, जजोरी जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, बहुत सारी पोइम्स अभी हम बात कर रहे थे, तो उसी में से ये अजमेर और टाइगर्स एक और पोइम इसी में से है। तो जिजोरी एक जियारत गाह है। तो जैसे अभी भी हम बोल रहे थे कि ये इट इज अ सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज बिकॉज इट इज हैविंग इट कंटेन्स व्हाट वी कॉल अ टेंपल कॉल्ड खंडोबा। और जिजोरी का शायराना मौजू एक यात्रा के गिर्द मरकूज है, एक सफर जिसके साथ मजमुआ खुलता है। इसका आखिरी शेर रवाई शायर की जल्द वापसी के बारे में है, अभी हम बोल रहे थे आपको, यानी कि जल्दी वापसी में है। यानी कि जो और पलट कर पहले हमें बताता है कि जब वो इस जर्नी पे गई थी, इसने बहुत सारी चीजें वहां पे देखी, इसने बहुत सारी इवेंट्स वहां पे देखे। अभी हम बात कर रहे थे, प्रीस्ट को देखा, प्रीस्ट के सन को देखा, इसने टेम्पल को भी बड़े कीनली ऑब्जर्व किया, फिर अपने फिर ओल्ड वुमन को भी उसके बारे में भी लिखता है, फिर रेलवे स्टेशन की भी हमें उससे भी हमें यानी कि रूबरू करवाता है। तो इस मजमू में इस जगह और अफसानों पर कई नज़में हैं और इस सूफियाना कस्बे के बारे में रहनुमा और अवलिया किस तरह अपनी दास्तान बनाते हैं। यानी कि ये जो ये प्लेस है, इसमें आपको बहुत सारी पोइम्स लिखी गई है, बहुत सारी वर्क्स लिखी गई हैं, बिकॉज एज आई सेड एट द वेरी आउटसेट ऑफ माय lecture, this is a sacred place for Hindus. It is having a temple which is called Khandoba. So number of people are visiting this place because they are offering their prayers in this temple. तो अब ये इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, तो उसी सिग्निफिकेंस जब ये बहुत सारी पोइम्स लिखी गई है इस जगह पे। तो नजम अजमल और टाइगर्स नज़मों के इस ग्रोह से ताल्लुक रखती है। इसका मतलब मजहबी और इखलाकी कहानी है, लेकिन ये वहां नहीं रखता। नज़म की तशरीह समाजी और सियासी नुक्ता नजर से भी की जा सकती है। तो नज़म को एक अफसाने के तौर पर बनाया गया है जो जानवरों की कहानी है और हमारे ज़माने के लिए भी एक तमसील के तौर पर काम करती है। तमाम तशबीहात की तरह ये नज़म भी एक पैगाम और सबक रखती है। तो सवाल ये है कि शायर किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है, क्या ये जदीद निज़ाम ज़िंदगी पर तनकीद है या कोई अमूमी इखलाक की मुहावरा जो वो कहानी के ज़रिए पेश कर रहा है। ऐसी कहानी लिखने का मकसद क्या है, इसके अलावा क्या ये कहानी बच्चों के लिए है या बच्चों के अदब से अलग है या फिर भी मौजूदा समाजी निज़ाम पर नज़र डाली गई है। तो जब हम बात पोइम अजमल और टाइगर्स की करते हैं, तो इसकी जो बुनियाद है ये एक्चुअली हम वी टोल्ड यू कि इसको ये कलेक्शन है जिजोरी, वहां से ली गई है ये पोइम। तो एक्चुअली हम अभी भी आपको बोल रहे थे कि जिजोरी एक बड़ी सैक्रेड जगह है जहाँ पे पिलग्रिम्स जाते हैं। तो अब ये है कि ये जो ये पोइम है, इसमें हमने देखना है क्या एलिगरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एलिगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस which authors use to convey a message, or they just want to learn you something from the text। यानी कि कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ करेक्टर्स के जरिए एक राइटर एलिगरी का इस्तेमाल तब करता है जब वो आपको समझाना कुछ चाहता है, आप तक मैसेज कन्वे कुछ करवाना चाहता है, चाहे कि कैरेक्टर किसी इवेंट के जरिए, कैरेक्टर के जरिए या किसी जगह के जरिए। तो एक्चुअली अब जब हम इस पोइम का मुताला करते हैं, एक्चुअली इट्स अ रिलीजियस मोरल टेल। तो यहाँ पे आपको, अभी हम जिजोरीस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मजहबी कुछ मैसेज भी कन्वे हो रही है। तो जब हम सोशो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैसेज को देखेंगे, इसमें एक्चुअली जिस पोइम में देखो, ये जो ये पोइम है एक्चुअली अजमल और टाइगर्स, तो इट्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। एक्चुअली अजमल जो है, एक्चुअली ही इज द वन who actually who could talk, speak with animals। और ये होता है कि एक्चुअली इसकी जो ड्यूटी होती है, ये एक इसके पास बहुत सारे शीप होते हैं अजमल के पास। तो इसकी जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि यानी कि ही वुड यानी कि जो शीप है उनको यानी कि ग्रेजिंग करने के लिए इसकी ये ड्यूटी है। लेकिन इसकी ये क्वालिटी है, ही कुड स्पीक विद एनिमल्स, टू एनिमल्स आई शुड से, यानी कि इवन ही कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। तो क्योंकि अब शीप के साथ ही जा रहा है, शीप को इसके साथ जो ये अब ये चारवा है, ये जो ये शीप के साथ इसके
जा रहे हैं, तो एक्चुअली उनको खिलाने के लिए फिर इसको कुछ फॉरेस्ट में भी जाना होता है या कहीं पे बैठता है, फिर उनको खिलाने के लिए जो कुछ चीजें होती हैं, घास होता है, तो वो फिर ये उनको खिला, यानी कि इसकी एक्चुअली ये शीप्स की कंपनी में होता है। तो यानी कि अब इसको ये डर होता है कि कहीं चीता ना इनको अटैक करे। तो जब ये अजैमिल होता है, यानी कि he believes कि there are tigers in the forest, maybe there is this chance कि they would caught these sheep when they are, if they are grazing, but फिर in order to protect these sheep from tiger, तो what he did, he actually ये जो एक शीप डॉग रखता है वो, यानी कि जो एक कुत्ता होता है जो इनकी यानी कि प्रोटेक्शन के लिए रखता है वो। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, यू माइट हैव सीन पीपल स्पेशली पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट्स, तो वो जो उनके उनके अपने एनिमल्स होते हैं, उनके जो उनको वो फिर फॉरेस्ट्स की तरफ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली वी सी दिस ट्रेट इन गुजर्स एंड बकरवाल्स हु आर लिविंग इन माउंटेन्स, हिली एरियाज, be it Kashmir or even Himachal Pradesh or even northeast states। तो वो हम ये लोग क्या करते हैं, ये फिर एक डॉग को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि वो जो डॉग होता है यानी कि उसको फिर वो नजर रखता है कि कहीं से कोई जानवर ना आए, कहीं से कोई चीता यानी कि लॉयन, टाइगर ये ना आए तो फिर उन पे हमला करे, फिर उनकी जान ले ले। तो ये जो एजमिल है ये भी वैसे ही रखता है, इस शीप डॉग को रखता है। तो in order to protect these sheep from this attack, जैसे वो यानी कि इसको डर होता है कि इस जहां पे वो उनको ग्रेजिंग के लिए लेता है, इसको डर होता है कि वहां पे टाइगर्स का बहुत दबदबा होता है। इसने ये इसको ये इल्म होता है कि अगर मैंने ये इनको वहां लिया तो मे बी टाइगर्स आर गोइंग टू कैप्चर देम, दे आर गोइंग टू किल देम। तो एक्चुअली तो यहाँ पे ये भी आपको डायकोटमी देखनी है। टाइगर वी नो इट्स फेरोशियस, it is actually it is a symbol of strength, valor. So whereas on the other side when you talk about sheep, it's meek, it's even weaker than if we are going to compare him with this tiger। तो उसको उस हिसाब यानी कि उन टाइगर से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, शीप डॉग रखता है। तो लेटर ऑन इस पोइम में हमें फिर देखने को क्या मिलता है कि जब हम इस पोइम का बड़े अच्छे से मुताला करते हैं, ये जो ये टाइगर अब इन पे हमला करने आते हैं शीप्स पे। तो अब बहुत सारे टाइगर्स इनको हमला करने आते हैं, लेकिन ये जो डॉग होता है जो इनका रखवाला होता है, जो इनको इनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इन शीप्स के लिए, ये जो ये डॉग होता है ये हमेशा इन पे यानी बारी होता है, टाइगर पे बारी। जो इन टाइगर्स हमला करने आते हैं बिकॉज उनको लगता है कि हमारे लिए अब हमारे जो ये शिकार करना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि they could easily caught these sheep, even they can kill them later on, they are going to eat them। तो एक्चुअली उनके लिए एक सोर्स बनेगा। तो लेकिन अब ये जो ये डॉग शीप डॉग होता है एक्चुअली अब इनको ये आगे नहीं छोड़ता है, यानी कि इतना ही नहीं, वो इनको वहां से भगाता है। नॉट ओनली दिस, इस पोएम में हमें दिखाता है कि वो जो ये शीप डॉग होता है यानी कि उनको वो मारता भी है। दिस इज इंटरेस्टिंग, even though it is surprising as well। A sheepdog is attacking a tiger, number of tigers, यानी कि फिर वो भाग जाते हैं। तो इनका जो बॉस होता है टाइगर किंग जिसका नाम होता है, जब आप इसका मुताला करते हो तो ये अपने इस किंग के पास जाते हैं, ये उनको बोलते हैं हुजूर हम गए थे आज शिकार करने के लिए, बहुत सारे शीप्स को हमने देखा, तो लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वहां पे डॉग शीप यानी कि शीप डॉग एक है, उसने हमें आगे जाने नहीं दिया, उसने हमें इन शीप्स पे हमला करने नहीं दिया। तो ये जो ये टाइगर किंग होता है, he it becomes very furious, angry कि शीप डॉग की इतनी क्या मजाल कि वो टाइगर वो चीता को आगे नहीं जाने देता है। तो फिर क्या होता है कि लेटर ऑन इसको लगता है कि नहीं ये जो शीप डॉग है एक्चुअली ये हम पे बारी हो रहा है। तो फिर लेटर ऑन जब हम इस पोएम का बड़े अच्छे से मुताला करते हैं तो फिर क्या होता है कि अब इन टाइगर्स को लगता है कि हम इनको हमला नहीं कर सकते हैं, हम इनको नहीं खा सकते, हम इनका शिकार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज दिस शीप डॉग। अदरवाइज इफ वी आर गोइंग टू अगर हम वहां गए, इफ वी आर गोइंग टू अटैक दीज शीप्स, द शीप डॉग इज गोइंग टू किल अस, इट्स गोइंग टू बीट अस।
तो लेटर ऑन अब इनको लगता है कि हम कमजोर हैं, यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कि मैसेज क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल मैसेज है। मैसेज क्या है? चीता, हमें पता है इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ सिंबल ऑफ वेलर, यानी कि एनर्जी। तो फेरशियस पावर जिसको हम बोलते हैं, अथॉरिटी। तो लेकिन यहाँ पे अब ये दबा, यानी कि अब दब गए हैं किन के सामने? शीप्स के सामने, शीप डॉग के सामने। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम सोचेंगे बड़ी गहराई के साथ, ये अच्छे से उनको मार सकते हैं, लेकिन अब दबदबा शीप डॉग डॉग का है। तो फिर लेटर ऑन ये क्या करते हैं? पैक्ट एक करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, क्योंकि ये फिर बोलते हैं कि ये जो अजामिल होता है, ये इनको फिर बोलता है कि देखो हम भी इसी जंगल में रह रहे हैं, हमने भी यही इसी जंगल में आना है फॉर दिस ग्रेजिंग। इन चारवाई, ये जो शीप से इनको घास चुराने के लिए, घास खाने के लिए। तो अब आपका भी यहीं पे है, रहना यहीं पे है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे। हम जितने भी हमारे पास जो, अगर हम एक दूसरे को बड़े यानी कि एक कमजोर और दूसरे को स्ट्रेंथ की नजर से देखते हैं, हमने वो छोड़ना है। हमने ये सोचना है कि वी आर गोइंग टू लिव हियर, वी विल हैव टू लिव हियर परमानेंटली, दिस इज आवर अबाउट, दिस इज आवर होम, where we will have to live eternally. So why this is not going to happen if क्या अगर हम एक पैक्ट करें, हम एक एग्रीमेंट करें, तो हम फिर अच्छे से दोनों, यानी कि शीप्स भी अच्छे से रहेंगे, शीप्स भी अच्छे से घास खाएंगे, और आपका भी फिर वहां से फिर हम पे अटैक नहीं करेंगे। तो फिर लेटर ऑन देयर वहां पे एक पैक्ट होता है, द पैक्ट, जहां पे फिर वो अजामिल होता है जो एक लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। फिर ये एक पैक्ट करवाता है शीप्स और टाइगर्स के बीच में। तो फिर उसमें फिर लेटर ऑन, तो यहाँ पे फिर अजमल जो होता है, फिर वो कुछ गिफ्ट देता है टाइगर को, जो इनका किंग होता है। तो फिर पैक्ट में ये कहा जाता है कि ना ये इन पे हमला करेंगे, ना ये इनकी डोमेन पे जाएंगे। इवन इतना ही नहीं, ये एक दूसरे का ख्याल रखा करेंगे। तो यहाँ पे एक बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे कि एलेगरी, मैसेज क्या है, यानी कि लेसन क्या मिल रहा है अब आपको यहाँ से। यानी कि अगर यहाँ पे मैसेज आपको ये मिल रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेंथ रखते हो, पावर रखते हो, कोई आपकी बंदा कोई ऐसा है हु इज वीक, जब वो आपके साथ लड़ नहीं पा रहा है, या वो आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको बड़े मैच्योरिटी दिखानी है, विजडम दिखानी है, माइंड का इस्तेमाल करना है कि नहीं, कि यहाँ पे यानी कि पैक्ट के जरिए मैसेज ये होती है कि अगर आपके अपने गिले शिकवे हैं, बाकी कुछ चीजें हैं, तो उनको, उन दूरियों को हटाने के लिए आपको एक दूसरे को मनाने की कोशिश करनी है, आपने एक दूसरे की गलतियों को माफ करना है, आपने एक दूसरे को फिर एम्ब्रेस करना है, आपने एक दूसरे के थॉट्स, विचार को फिर यानी कि एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, आगा शाहिद अली। आगा शाहिद अली एक कश्मीरी शायर थे जो श्रीनगर के एक आला तालीम याफ्ता और अच्छे घराने में पैदा हुए। वो श्रीनगर में पला बड़ा और इब्तदाई तालीम वही हासिल की। शाहिद अली ने अपनी बैचलर्स डिग्री मुकम्मल करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पीएचडी करने के लिए मुल्क छोड़ने से पहले शाहिद अली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ अरसा पढ़ाया। 1975 में पेनिसिलिन से बाद में वो तख्लीकी तहरीर का कोर्स करने के लिए एरोज़ोना चले गए। उसके बाद अमेरिका के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तदरीस का एक दौर शुरू किया, दौर शुरू हुआ, और वहाँ सुकूनियत इख्तियार की। उन्होंने अपनी तमाम नज़में अंग्रेजी में लिखी और अंग्रेजी को अपनी पहली जुबान और उर्दू को अपनी मादरी जुबान समझा। इससे इन्हें एक हिंदुस्तानी अमरीकी शायर की शिनाख्त मिली। वो 2001 में अमरीकी शायरी बने, और उसी साल एमरसेट मैसाचुसेट्स में दिमागी कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। इनकी नज़मों में एक आलमगीर पजीर आई थी, यहाँ तक कि इनमें कश्मीर बहुत ज़्यादा नज़र आता था। इनकी नज़मों की हद और तनु इनके जामिया वतन की तर्जुमानी करता है। जुज़वी तौर पर इसके नुमाइश की वजह से जो इसने अपने बढ़ते हुए सालों में हासिल की, उसने मुख्तलिफ ज़राए से तारीख हासिल की। इसके आसपास के सेक्युलर और मगरबी माहौल ने इससे कसीर सकाफती नज़रिया अपनाने पर मजबूर किया। इनकी नज़मों के मौज़ूआत अजाइब घरों और तारीखी मकामात से लेकर दमिश्क और चिली में होने वाली
चिल्ली में होने वाली वाकयात तक है, वो आर्ट, सिनेमा, अमेरिकी पॉप म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी, फिल्मी भजन और गजलों से यकसा तौर पर हलचल मचा रहे थे। आगा शाहिद अली की मुतहरिक शख्सियत ने इनकी हसासियत और इजहार की शिद्दत के साथ मिलकर इन्हें एक वसी दिलकश शायर बना दिया। तो जब हम आगा शाहिद अली की बात करते हैं, एक्चुअली ये एक कश्मीरी शायर है। ये इनकी पैदाइश श्रीनगर में हुई थी, तो श्रीनगर में ही इसका जन्म हुआ था, श्रीनगर में ही ये पले बढ़े, श्रीनगर से ही इन्होंने हासिल की थी इब्तिदाई तालीम। तो लेटर ऑन इसने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से भी डिग्री हासिल की, बैचलर्स डिग्री। तो उसके बाद मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए इसने हिंदू कॉलेज यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक कॉलेज है वहां से इन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, आगा शाहिद अली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ समय के लिए पढ़ाया भी था, टीचिंग का काम भी किया था। तो फिर लेटर ऑन इसने इस पीएचडी करने के लिए पेनिसिल्वेनिया चले गए थे 1975 में। लेटर फिर उसके बाद एरिजोनिया भी चले गए, जहां से ये इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पे भी कुछ कोर्सेज करना किए। तो उसके बाद एक पीरियड इनकी जिंदगी में आया कि जहां पे फिर इन्होंने पढ़ाया, वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। इतना ही नहीं, ये फिर सेटल भी अमेरिका में ही हुए। तो उसके बाद जब हम आगा शाहिद अली की बात करते हैं, एक्चुअली इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द पोएम्स व्हिच आर रिटन बाय शाहिद अली, दे आर मेनली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब यानी कि वो कंसिडर करते थे कि इंग्लिश वाज हिज फर्स्ट लैंग्वेज। तो लेकिन उर्दू जो उसकी जुबान है, उर्दू वो उसकी मादरी जुबान है, उसके साथ भी उसका बहुत बड़ा प्यार था। तो एक्चुअली अब जब हम हिंदुस्तान वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री में भी एक आला मकाम रखते हैं आगा शाहिद अली। तो 2001 की बात है जब इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल की। तो उसी दौर में इसके एक्चुअली एक ब्रेन कैंसर की वजह से एमर्सन मैस्केटस में इनका इंतकाल होता है। तो एक्चुअली जब हम आगा शाहिद अली की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पोएम्स आगा शाहिद अली रोट, यू वुड ऑलवेज फाइंड दिस ही इज नॉस्टैल्जिक, द थीम ऑफ ही ऑलवेज yearns फॉर कश्मीर। तो कश्मीर की जो ब्यूटी है, कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ के जो आई मीन सोसाइटल इश्यूज है, वो बहुत सारे इश्यूज आगा शाहिद अली की पोइट्री में आप देखते हो विच आर मेनली कन्फाइंड टू कश्मीर। तो इसमें अब ये इसने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी हैं कश्मीर के बारे में। तो जब लेकिन इतना ही नहीं, जब हम एक्चुअली जब हम आगा शाहिद अली के कैरेक्टर यानी कि एक पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसके वो ही वाज सेक्युलर माइंडेड मैन, उसके साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उसकी जो पर्सनैलिटी है। तो एक्चुअली जब आप उसकी पोइट्री का बड़े अच्छे से मतलब उसकी पोइट्री में आप गजल्स भी देखते हो, यानी कि और फॉर्म भी देखते हो, यानी कि उसकी यानी कि जैसे जब भी आप उसकी पोइम्स का मुताला करते हो, वहां पे बहुत सारी इश्यूज आप उनकी पोइट्री में पाते हो। यानी कि उसने गजल्स भी लिखी है, उसने जो वो खुद अमेरिका में रहकर अपने कश्मीर की तरफ देख रहा था वहां से। फिर एक्चुअली जब हम इसकी एक पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जब हम इस पोइम का मुताला करते हैं, तो इस पोइम में हमें यही मिलता है देखने के लिए कि वहां पे वो मेमोरी बेस्ड दिस जब हम इस पोइम का मुताला करते हैं, एक्चुअली एक डायस्पोरिक थीम आप इस पोइम में देखते हो, यानी कि आप मेमोरीज में देखते हो। आप आगा शाहिद अली की जो चाह है, जो वो चाहता है कि अमेरिका में रह कर वो कश्मीर की तरफ वापस आना चाहता है, यानी कि कश्मीर के उसके रग रग में दौड़ रहा है वहां पे। ये जो ऑब्वियसली इफ यू पीपल आर गोइंग टू लिव समवेयर एल्स अदर देन योर ओन स्टेट, अगर कोई बंदा यहाँ से यानी कि यानी कि किसी और मुल्क में आप जा रहे हो या किसी स्टेट में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर आपको वो घर की याद आती है। तो दैट एक्चुअली आगा शाहिद अली की जब हम बात करते हैं, ही इज अ डायस्पोरिक पोइट एंड उसका अपना एक म्यार है इंडियन इंग्लिश पोइट्री में। तो इस पोइम में भी जब आप इसका अच्छे से मुताला करते हो, तो इसमें भी आपको वो डायस्पोरिक थीम नजर आ रहा है। वो अपने कश्मीर के बारे में सोचता है। जैसे हम डायस्पोरिक किसी भी राइटर को ले लो, जैसे सुरजीत कालसे है, उसने एक द माइग्रेटरी बर्ड एक पोइम लिखी है। उस पोइम में तो सुरजीत कालसे लिखती है एक जगह, वी द माइग्रेटरी बर्ड्स आर हियर दिस सीजन thinking we will fly back our home for sure, but no one knows which invisible cage imprisons us.
no sun, no earth, where to look at, what to look for, lost souls। यानी कि यहाँ पे जब आप माइग्रेटरी बर्ड्स, सुरजीत कालसे ने एक पोइम लिखी है। सुरजीत कालसे इज एन इंडो कैनेडियन पोइट, नॉवेलिस्ट भी है। एक्चुअली शी वाज फ्रॉम पंजाब, तो शी लेटर ऑन शी माइग्रेटेड टुवर्ड्स कनाडा। तो कनाडा में रह के फिर उसने पोइट्री लिखी। तो फिर उसने अपनी पोइम्स में भी यही लिख रही है कि वो हिंदुस्तान को मिस कर रही है, जो इसकी बर्थ प्लेस है, जो इसके लोग हैं, जो इर्द गिर्द इसकी सराउंडिंग है, जो इसके रिश्तेदार हैं, जो इसके अपने सिबलिंग्स हैं, उनके साथ खेलना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना, या हम जहाँ पे कहीं कहीं पे लेजर टाइम स्पेंड करना, फिर उन सारी चीजों को एक मेमोरी बेस, वो फिर पास्ट को याद करना, फिर आज का क्या हाल है। तो वैसे ही इस पोइम द माइग्रेटरी बर्ड्स में भी वैसे ही सुरजीत काल से लिख रही है कि जैसे वो अभी हमने आपके साथ इसकी इस नज़म की कुछ लाइंस आपके साथ रखी है। वी द माइग्रेटरी बर्ड्स और here this season thinking we will play back our home for sure। यानी कि जब सुरजीत काल से अब वहां रह रही है, इसकी जो अभी वो इनर डिजायर जिसको बोलते हैं, कि चाह रही है कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द वापस आए। क्योंकि लेटर ऑन जब हम डायस्पोरिक लिटरेचर का मुताला करते हैं, वहां पे ये होता है कि द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और इवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वहां पे द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया, you know there is this striking theme of nostalgia। यानी कि आप चाह रहे हो कि आप अपने घर वापस जाओगे, आप मिस करते हो अपने रिलेटिव्स को, आप मिस करते हो अपने पेरेंट्स को, आप मिस करते हो अपनी लव्ड वंस को, नियर एंड डेयर वंस को, या इवन आपकी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग होती है, आप उनको मिस करते हो। दिस नेचुरल फिनोमेना। तो यही थीम आपको आगा शाहिद अली की इस पोएम में भी मिलता है। जैसे अभी हम सुरजीत कालसे की बात कर रहे थे, द माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वैसे ही आगा शाहिद अली अमेरिका में रहकर कश्मीर को मिस कर रहा है, यहाँ के आई मीन इसके रिलेटिव्स, यानी कि जो इसकी यानी कि बेस जो मेमोरी रिलेटेड टू कश्मीर है, वो उसको मिस कर रहा है वहां से भी डीपली। यानी कि कश्मीर की याद उसको वहां पे सता रही है, इसके अपने घर वालों की याद, इसकी यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है। तो इसके बाद यानी कि आगा शाहिद अली के बाद अब हम आगा शाहिद अली की जो पोएम है, इसमें एक्चुअली हमें वही डायस्पोरा थीम मिलता है, वही जो नॉस्टैल्जिया है इसमें आपको देखने को मिल रहा है, मेमोरी मिल रहा है। यही मिल रहा है आपको देखने में कि जो आगा शाहिद अली ही इज यर्निंग टू रिटर्न टू हिज होमलैंड एट द अर्लीस्ट, ही इज मिसिंग हिज होमलैंड वेरी डीपली। तो ये एक मेन थीम है इस पोएम का। तो ये दिस इज जब हम डायस्पोरिक लिटरेचर का मुताला करते हैं, चाहे आप भारती मुखर्जी की नॉवेल्स पढ़ोगे, झुम्पा लाहिरी की नॉवेल्स पढ़ोगे, या किसी और यानी कि अनीता देसाई या किरण देसाई, किसी और राइटर की आप नॉवेल्स पढ़ोगे जो भी डायस्पोरिक फॉर्म में लिखता है। अभी सुरजीत कालसे की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली इनका मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मिस करते हैं आप, एक इंपॉर्टेंट थीम होता है डायस्पोरिक लिटरेचर का, वो ये है कि they always find themselves in a state of what you call loneliness। तो उसके बाद अब इस पोइम के बाद हमारे पास एक और पोइट है दिलीप चित्रे। इसका जो ताल्लुक है, ये भी एक अच्छे पोइट, इसका भी बड़ा अच्छा मकाम है हिंदुस्तानी शायरी में। तो इसने मराठी में भी पोइम्स लिखी है। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम गुजरात, तो इसकी जो अर्लियर स्कूलिंग हुई वो जेसुइट स्कूल से इसने तालीम हासिल की है। तो इसने पोइम्स जो मेनली लिखी है वो मराठी में लिखी है और अंग्रेजी लैंग्वेज में भी लिखी है। ये एक राइटर भी है, तनकीद निगार भी है। तनकीद यानी कि जिसको हम यानी कि एक राइटर तो है ही, ये क्रिटिक का काम भी करते हैं और ट्रांसलेशन भी इन्होंने बहुत सारी वर्क्स की है। तो इसने एक नॉवल भी लिखी है जिसका नाम है मॉर्फेस। लेकिन जब हम दिलीप चित्र की बात करते हैं, एक्चुअली ही इज नोन एज अ पोएट देन एज अ नॉवेलिस्ट। ही इज फेमस एज अ पोएट। जब हम इसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली इसने एक लिटिल मैगजीन है, ये एक मूवमेंट चली थी एक्चुअली टू प्रमोट मराठी लिटरेचर। इसमें भी इसका बहुत ज्यादा किरदार है। तो इसकी जो मराठी पोइम्स हैं, उसमें एक 1960 में इसने एक कलेक्शन पोइम्स पब्लिश की थी जिसका नाम था कविता। उसके बाद इन्होंने मेनली इंग्लिश पोइम्स
कलेक्शन ऑफ पोइम्स को बुक फॉर्म में पब्लिश किया। एक उसकी बहुत सारे कलेक्शन है, जैसे एम्बुलेंस राइड 1972 में इसने पब्लिश की थी। एक और पोइम ट्रैवलिंग इन अ कैज, द माउंटेन मून ऑन द रिवर करहा, पोस्ट क्लाइमेटिक लव पोइम्स, एज इज वेयर इज सिलेक्टेड पोइम्स। तो ये इसकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। तो उसने ट्रांसलेट भी की है कुछ पोइम्स जैसे तुक्का, एंड उसके बाद इसने द इन यानी कि सिरे जंदेज अनुबमावर द इमोर्टल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग। तो जब हम इसकी पोइम्स का मुताला करते हैं, इसकी जो हमारे सिलेबस में एक पोइम रखी गई है जिसका नाम है ओड टू बम्बई। एक्चुअली जब हम दिलीप चित्तर की बात करते हैं, ये अपनी याद रखना है, ये पले बड़े एक्चुअली गुजरात में थे, अर्लियर एजुकेशन भी वहीं से हासिल की, लेकिन लेटर ऑन ये मुंबई आया था। तो फिर एक्चुअली मुंबई को देख के, यानी कि मुंबई को देख के फिर वहाँ के हालात, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पे जो लाइफ जी रहे हैं लोग, फिर उसी यानी कि उसी के रिलेटेड उसने ये पोइम लिखी है, ओड टू मुंबई। तो जब हम ओड टू मुंबई, इस पोइम का टाइटल है, ओड इज ऑलवेज एड्रेस्ड to a particular, यानी कि एक it's a poem addressed to a person, an object, or it could be a season, or it could be a place। यानी कि आप ओड की जब हम बात करते हैं, ये एक पोइम होती है, लेकिन आप ये किसी को एड्रेस करते हो। जैसे ओड टू मुंबई, यहाँ पे दिलीप चित्र किसको एड्रेस कर रहा है? मुंबई को एड्रेस कर रहा है, मुंबई के बारे में लिख रहा है, मुंबई से मे भी कितना मुतासिर हुआ था ये उसके बारे में लिख रहा है, या ये मुंबई ने इसको कितना मुतासिर किया था वो वाली चीजें लिख रहा है। या ऐसे भी हो सकता है कि मुंबई से इसको मतलब कहीं पे गिले शिकवे है वो इस पोएम में लिख रहा है, यानी कि पर्सनल टच होता है ओड में, यानी कि मीटर में, यानी कि इट डजंट फॉलो अ प्रॉपर यानी कि जिसको हम बोलते हैं मीटर, या यानी कि इट डजंट फॉलो एनी पर्टिकुलर मीटर, यानी कि एनी पर्टिकुलर मीटर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो राइम स्कीम का ज्यादा इस ओड में ख्याल नहीं रखा जाता है। तो एक्चुअली इस पोएम में मुंबई से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, तो मुंबई के बारे में लिखते हैं इस पोएम में बहुत सारी चीजें कि मुंबई की, यानी कि मुंबई में लाइफ कैसी है। मुंबई इज इट्स सिटी ऑफ ग्लैमर, we all know that it's a city of commercial cinemas, it's a business hub, it is having a number of theaters। तो जैसे यहाँ पे एक बात मेरे जहन में याद आ रही, जैसे वो कभी कभार मोहम्मद रफी साहब ने भी एक गाना लिखा था, गाना गाया था, वो ये है मुंबई मेरी जान। तो वैसे ही जो दिलीप चित्र है में भी शायद उसी स्टांस में इस पोएम का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुंबई के बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, नसीम इज़िकल ने बहुत ज्यादा लिखा है मुंबई के बारे में, मुंबई की जो हालात है, मुंबई की जो सराउंडिंग्स हैं, मुंबई इट्स अ फाइनेंशियल हब, इट इज हैविंग नंबर ऑफ थिएटर्स, इट्स अ होम फॉर आर्टिस्ट्स, इवन बॉलीवुड, जैसे इफ समवन वांट्स टू बिकम अ हीरो, उसकी नजरें, या हीरोइन, उनकी नजरें मुंबई की ही तरफ होती है। अगर आप आर्टिस्ट बड़े अच्छे लेवल का बनना चाहते हो तो कहा जाता है कि आपको मुंबई की तरफ रुख करना है। इफ यू वांट टू इवन बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, इवन अ सिंगर, तो वहीं की तरफ जाना है। तो लेकिन इस पोएम में मुंबई में लेटर ऑन इस पोएम में लिखते हैं यानी कि दिलीप चित्र, यानी कि मुंबई के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता है कि मुंबई में जो इसने इट्स अ प्रॉमिसिंग सिटी। लेकिन लेटर ऑन आपको दिख रहा है इस पोएम में भी कुछ कहीं पे एक आपको लग रहा है कि ये जो ये पोएम है इसमें आपको दिखा रहा है कि जो मुंबई में जो लोग रह रहे हैं, मे बी दे आर डीपली एनग्रॉस्ड इन मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। जैसे इस पोएम में लिख रहे हैं कि मुंबई को एड्रेस करके, यू हैव रॉब्ड मी, यू रिड्यूस्ड मी टू रबल। दिस इज द लाइन जहां पे आपको समझने की कोशिश करना है कि मे बी दिस इज द कंप्लेंट दिलीप चित्र इज मेकिंग टू मुंबई, कि उन्होंने एक रबर की तरह दिलीप चित्र को बनाया। यानी कि इसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में लिखता है मुंबई में क्या क्या हो रहा है। लेकिन लेटर ऑन अब यहाँ पे ये भी होता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिलेटेड, ये प्रॉमिस करता है। अब मुंबई ने इस पोइट को क्या दिया है, लेकिन ये लास्ट में इसको प्रॉमिस करता है कि कुछ ना कुछ मैं आपको यहाँ से दूंगा राइटिंग फॉर्म में, फिर ओड के फॉर्म में,
इसे वो देता है, यानी कि ओड लिखता है, यानी कि बम्बई के बारे में तारीफ करता है इस पोएम में, यानी कि वहां पे रह के फिर सोचता है कि अब मैंने यहाँ जिंदगी किसी और सिटी से मैं आके यहाँ जिंदगी गुजार चुका हूँ, तो अब मेरी तरफ से इस मुंबई के लिए कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। फिर ओड के फॉर्म में देता है दिलीप चित्र, यानी कि ओड टू मुंबई, फिर वो लिखता है। फिर हमारे पास एक और पोइट है जिसका नाम है किकी एंड वाला। तो जब हम इसका, और जो कि इसका भी बड़ा अच्छा मयार है हिंदुस्तानी शायरी में। इसकी जो पैदाइश हुई थी वो लाहौर में पैदा हुए थे। ये एक्चुअली 1937 की बात है, when the partition didn't have, when the part, when the whole subcontinent was intact, when this partition hadn't taken place। तो 1937 की बात है, तब लाहौर, ये यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो जब इसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अर्लियर तालीम हासिल की थी, तो फिर इसका रुझान एक्चुअली पोइट्री की तरफ था। पोइट्री में भी इन्होंने बहुत सारी, एक्चुअली इतना ही नहीं, इसने ये आईपीएस ऑफिसर भी थे या दरोवाला। तो इसके साथ साथ इन्होंने जब इसकी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं, लेकिन इसको जो साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था इसकी शायरी के लिए, वो कलेक्शन ऑफ पोइम थी द कीपर ऑफ द डेड। इस पोइम के लिए इसको एक साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी है और इसने बहुत सारी जगहों को अपनी पोइट्री में जगह दी है। चाहे आप मॉस्को की बात करोगे, कश्मीर की बात करोगे, बनारस की बात करोगे, रिवर्स की बात करोगे, इवन जहलम, डल लेक, या किस कोई और सेक्रेट जगह है इंडिया में, इसने बहुत सारी इसकी यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने आपके सामने रखा है। तो जब हम यानी कि जो दरोवाला है, इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था नेचर का, तो ही इवन टुक इंटरेस्ट इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो इसने एक पोइम लिखी है जिसका नाम है चिनार। ये एक्चुअली दिस इज अ लैंडस्केप, यानी कि एक लैंडस्केप पोइट्री इसको बोलते हैं। आपको एक लैंडस्केप देता है आपके सामने, एक पिक्चर आपके सामने लाता है किसी एक जगह की। जैसे चिनार की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे वो आपको कश्मीर की यानी कि लैंडस्केप के बारे में लिखता है, कश्मीर के बारे में लिखता है, यानी कि आपको लैंडस्केप देता है कि यानी कि चिनार कहाँ पे हैं। अगर वो डल लेक में है तो यानी कि चिनार, कश्मीर इज फेमस फॉर दीज चिनार्स। इवन चिनार इज अ सिंबल फॉर स्ट्रेंथ, पावर, वैलर। तो अब यह है कि अब इसने बहुत सारी यानी कि लैंडस्केप आपके सामने लाया है। तो इससे लगता है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे, इवन कश्मीर की जो ब्यूटी है, इससे बहुत मुतासिर है दरोवाला। जैसे हम जानते हैं कि कश्मीर की ब्यूटी से अगर कोई पोइट है तो वो ऑब्वियसली यहाँ की ब्यूटी से मुतासिर होगा। एंड इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू आर अ पोइट एंड आपने कश्मीर का नाम सुना होगा तो यू वांट राइट ऑन कश्मीर, इट्स इम्पॉसिबल। इवन देयर इज दिस रोमांटिक पोइट थॉमस मूर who was an Irish poet way back in 18th century। उसने भी कश्मीर के बारे में लिखा है। उसकी एक बड़ी अच्छी पोएम है लाला रुख जिसको बोलते हैं हम, उसने टाइटल ये रखा है लाला रुख। तो उस पोएम में एक्चुअली थॉमस मूर कश्मीर के बारे में लिखते हैं, यहाँ की ब्यूटी के बारे में लिखते हैं। इवन अमीर खुसरो बड़े अच्छे औलिया माने जाते हैं। बड़ा अच्छा मकाम है जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, औलिया की बात करते हैं। He occupies a distinct place when it comes to religious personalities, especially saints। Even he once said about Kashmir, he once wrote about Kashmir, अगर फिरदौस बरोए ज़मीन हमें अस्त, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त, अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। यानी कि if there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this। तो वैसे ही कश्मीर की ब्यूटी को मुतासर किया था, जैसे मुतासर किया था revered, respected personality, respected saint like अमीर खुसरो, उस या इवन रोमांटिक पोएट लाइक थॉमस मूर, वैसे ही किसको मुतासर किया था, दरोवाला को। तो इसकी जो पोइम है चिनार, इसके बारे में फिर वो लिखता है कि चिनार की रिलेटेड आपको वो इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ की जहलम के बारे में वो लिखता है, इवन डल लेक के बारे में वो लिखता है। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जैसे वो चिनार, यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा चिनार के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में लिखता है इस पोइम में के एन दरोवाला।
तो यहाँ पे आपको लगता है कि यानी कि जो हम के अंदरूवाला के पोइट्री का मुताला करते हैं, बड़े डीपर एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे कश्मीर की ब्यूटी ने भी उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। तो यहाँ की ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, तो उसकी वजह से उसने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम इन्होंने चिनार रखा था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो भी बाकी कुछ रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।